वेलकम बैक डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। और जैसा कि लास्ट टर्म तक हम लोगों ने चीज़ें पढ़ी थी, उनमें चार्ज पार्टिकल की सराउंडिंग में इफेक्ट देखा था चार्ज पार्टिकल का। तो डिस्कस किया था कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने आस पड़ोस के क्षेत्र में एक फील्ड बनाएगा जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेट के आसपास मैग्नेटिक फील्ड, मास के आसपास ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कोई पॉइंट चार्ज पार्टिकल या कोई चार्ज बॉडी होगी वो अपने सराउंडिंग में इफेक्ट बनाएगी और उसके इफेक्ट को कोई उसी तरीके का चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंस कर सकता है। इफेक्ट को एक्सपीरियंस करेगा, जितना ताकतवर इफेक्ट होगा उस इफेक्ट की ताकत को नापने के लिए नया टर्म इंट्रोड्यूस किया था, उसे हम लोग कहते थे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। शुरुआत करते हैं जहां से लास्ट लेक्चर खत्म हुआ था। हमने कहा मान लीजिए हमारे पास क्यू चार्ज पार्टिकल है और इस क्यू चार्ज पार्टिकल से हम किसी आर डिस्टेंस पर चले जाएं। क्यू चार्ज पार्टिकल से आर डिस्टेंस पर मान लीजिए हमारे पास कोई पॉइंट है। अच्छा, इस पॉइंट पर इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस किया जा सकता है, बिल्कुल कर सकते हैं। ना भरोसा हो तो यहाँ पर एक टेस्ट चार्ज पार्टिकल क्यू नॉट रख के देख लो। जैसे यहाँ क्यू नॉट रखोगे, ये रखा हमने क्यू नॉट, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, सेम टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं। टेस्ट चार्ज पार्टिकल दूसरे के इफेक्ट को तो एक्सपीरियंस कर सकता है लेकिन अपना इफेक्ट दूसरे को महसूस नहीं करा सकता, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड, इसका अमाउंट बहुत छोटा है। तो ये क्यू चार्ज पार्टिकल इसे धक्का मारेगा, कहाँ की तरफ मारेगा? बाहर की तरफ। जो भी धक्का मारेगा उसे हम लोगों ने नाम दे दिया फोर्स। डन। अब फोर्स कितना ताकतवर है वो बात कौन बताएगा? तो हमने कहा था ये जो भी महसूस कर रहा है वो इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से महसूस कर रहा है, और ये कितनी ताकतवर इलेक्ट्रिक फील्ड महसूस कर रहा है वो बात कौन बताएगा? वो बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो क्यू चार्ज पार्टिकल से आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती थी? 1/4 एप्सिलॉन नॉट के, आगे बोलो, क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इतनी बात ठीक? अब जरा देखना, हमने कहा क्यू नॉट जैसे टेस्ट चार्ज पार्टिकल ने, क्यू नॉट जैसे टेस्ट चार्ज पार्टिकल ने इस चार्ज पार्टिकल की इलेक्ट्रिक फील्ड को महसूस किया धक्के के फॉर्म में, फोर्स के फॉर्म में। कितना ताकतवर धक्का है वो इलेक्ट्रिक फील्ड बताएगा। तो हम कहेंगे कोई भी चार्ज पार्टिकल जो भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो दो बातों पर डिपेंड करेगा। एक तो खुद फील करने वाला चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड कितना है, और दूसरा चार्ज पार्टिकल जिसने इलेक्ट्रिक फील्ड बनाया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना है। तो यहां से एक जनरल रिजल्ट निकल करके आ गया, F इज इक्वल टू क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई ई। ध्यान सुनना, क्यू चार्ज पार्टिकल फील्ड बना रहा, कितनी ताकतवर फील्ड बना रहा? ई का वैल्यू कितना? 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर। ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा? ये इसके इफेक्ट को एक्सपीरियंस कर रहा। किस फॉर्म में एक्सपीरियंस कर रहा? फोर्स के फॉर्म में एक्सपीरियंस कर रहा। कितना फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? F इज इक्वल टू क्यू नॉट मल्टीप्लाई बाई ई। इतनी बात ठीक? इतनी बातें दिमाग में रहेंगी। अब चलते हैं धीरे से कूलम्स लॉ के इंट्रोडक्शन की तरफ। तो समझना ध्यान से। मान लीजिए अब की बार हम पेयर ऑफ चार्ज पार्टिकल ले लें, यानी हम चार्ज पार्टिकल्स का जोड़ा लेने जा रहे हैं। तो हमने एक चार्ज पार्टिकल ले लिया, ये रहा आपका चार्ज पार्टिकल, और चार्ज पार्टिकल पॉइंट चार्ज पार्टिकल है Q1। इससे कोई डिस्टेंस पर चले जाओ, हम लोगों ने R डिस्टेंस ले ली। यहाँ एक पॉइंट चार्ज पार्टिकल रखा, वो कितना? Q2। ध्यान से देखो, ये भी पॉजिटिव, क्या दोनों दूसरे को रिपेल करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अब जरा बताओ, Q1 ने R डिस्टेंस पर यहाँ फील्ड बनाया हुआ, फील्ड का नाम E। अरे फील्ड की ताकत को नापने के लिए हम लोग E वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसकी होगी? 1 नंबर की, क्योंकि फील्ड बनाने वाला कौन? 1 नंबर। अच्छा बताओ, 1 नंबर फील्ड होगा कितना? E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। मान लीजिए बातचीत वैक्यूम या एयर की हो रही, तो यहां पर जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिखते थे उस के की, चाहे वैक्यूम के बारे में बात करें या एयर के बारे में बात करें, वैल्यू कितनी होगी? 1। तो बताओ Q1 चार्ज पार्टिकल से R डिस्टेंस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, दैट इज E1 इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट। के की जगह कितना रखेंगे? 1 रख लेंगे, और क्या बनेगा? चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड Q1 और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, दैट मींस R स्क्वायर। अब बताओ इस इंटेंसिटी को महसूस कौन कर रहा है? Q2। कौन महसूस करा रहा? Q1। ठीक। तो बताओ इस पर ये महसूस किस फॉर्म में करेगा? फोर्स के फॉर्म में। तो हम कहेंगे Q2 पर एक फोर्स लगेगा। अच्छा बताओ, ये पॉजिटिव तो इस पर रिपल्शन कहाँ की तरफ? बाहर की तरफ। तो इस पर लगेगा एक रिपल्शन बाहर की तरफ। रिपल्शन किस फॉर्म में लगेगा? फोर्स के फॉर्म में। हम कहेंगे ये फोर्स है ऑन 2 नंबर ड्यू टू 1 नंबर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल कितना है? महसूस करने वाले का मैग्नीट्यूड कितना? Q2। किस फील्ड को महसूस कर रहा है? 1 नंबर के। 1 नंबर के फील्ड की ताकत कितनी है? E1 मल्टीप्लाई बाई E1। इतनी बात ठीक? ये भी वेक्टर फॉर्म, ये भी वेक्टर फॉर्म, वैल्यू रखी जाए। सो फोर्स ऑन 2 नंबर ड्यू टू 1 नंबर इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू Q2 मल्टीप्लाई बाई E1 की वैल्यू कॉपी करो, सो ये बन जाएगा 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 अपॉन R स्क्वायर। असेंबल करके लिखो जरा, अरेंज करके लिखा जाए। सो कांस्टेंट्स को पहले लिख लिया जाए, तो कांस्टेंट बन जाएंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट
और बोलो क्या बन जाएगा, Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 अपॉन कितना, आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में चाहो तो लग सकता, कोई यूनिट वेक्टर लगा लो, ये रहा आर कैप। आर कैप केवल डायरेक्शनल वेक्टर है। अब देखिए जरा, हमने कहा बहुत अच्छी बहुत सरल कहानी, Q1 ने फील्ड बनाया, महसूस किसने करा, Q2 ने। किस फॉर्म में महसूस करा, फोर्स के फॉर्म में। ये फोर्स किस पर है, 2 नंबर पर। किसकी वजह से, 1 नंबर। सो F21, F21 की वैल्यू कितनी, इनडायरेक्टली याद रखोगे तो Q2 इंटू E1 या F21 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 इज इक्वल टू, डायरेक्टली देखो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक, ये वेक्टर हमने केवल डायरेक्शन रिप्रेजेंटेशन के लगाया है कि इस पर लगने वाला फोर्स बाहर की तरफ। ठीक बात, अब जरा ध्यान दो और जरा ध्यान दीजिए। अब बताइए, ये वाला तो इसे इफेक्ट महसूस करा, लेकिन अब की बार ये टेस्ट चार्ज पार्टिकल नहीं है, ये तो पॉइंट चार्ज पार्टिकल है। और अगर ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल है तो अगर इसने इसे फोर्स महसूस कराया तो ये वाला भी इसे फोर्स महसूस कराएगा। किस फॉर्म में कराएगा, किस फॉर्म में कराएगा, या ये वाला चार्ज पार्टिकल भी Q1 को इफेक्ट महसूस कराएगा। किस फॉर्म में कराएगा, फोर्स के फॉर्म में। तो अब की बार फोर्स कहां लगेगा, पीछे की तरफ। अरे सिंपल सी बात, प्लस प्लस है, रिपल्सन होगा। इसने धक्का मारा आगे की तरफ, यानी राइट साइड वाला धक्का मारेगा लेफ्ट साइड। कितना धक्का मारेगा, F। नाम क्या लिखा सकता है, फोर्स ऑन 1 नंबर ड्यू टू 2 नंबर इन वेक्टर फॉर्म इज इक्वल टू, इफेक्ट महसूस करने वाला कौन, Q1। इस इफेक्ट को महसूस कराने वाला कौन, Q2। तो क्या Q2 अपना इफेक्ट महसूस करा, नहीं, Q2 की फील्ड की बातचीत हो रही। तो Q2 की फील्ड को हम लोगों ने क्या मान लिया, E2। जरा बताइए E2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0। आपकी E2 बनाने वाला कौन, Q2। तो अमाउंट ऑफ चार्ज पार्टिकल Q2, डिस्टेंस कितनी, आर स्क्वायर, सेम डिस्टेंस। कॉपी किया जाए तो फोर्स ऑन 1 नंबर ड्यू टू 2 नंबर इज इक्वल टू Q1 मल्टीप्लाई बाई Q2 के इफेक्ट को महसूस कर रहा है। तो Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड रखा जाए, Q2 का इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, वैल्यू रखी जाए। फोर्स ऑन 1 नंबर ड्यू टू 2 नंबर इज इक्वल टू Q1 मल्टीप्लाई बाई E2 कितना, 1/4πε0 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। सो इट्स 1/4πε0 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। थोड़ा सा अरेंज करके लिखा जाए, सो फोर्स ऑन 1 नंबर ड्यू टू 2 नंबर इज इक्वल टू 1/4πε0 और बोलो Q1 इंटू Q2 अपॉन आर स्क्वायर। बहुत धैर्य से देखिएगा, एक रिजल्ट ये आया और एक रिजल्ट जनाब ये आ रहा। क्या दोनों रिजल्ट में कुछ सिमिलरिटी है? अगर हम वेक्टर फॉर्म को दिमाग से थोड़ी देर के लिए हटा दें तो क्या दोनों रिजल्ट में कुछ सिमिलरिटी है? यहाँ सिमिलरिटी दिखाई दे रही। ध्यान से देखो तो Q1 ने Q2 पर जो फोर्स लगाया दैट इज F21, 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q2 ने Q1 पर जो फोर्स लगाया वो कितना आ रहा, 1/4, यानी फोर्स ऑन 1 नंबर ड्यू 2 नंबर इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। यानी फोर्स के मैग्नीट्यूड कैसे, एक जैसे, बिल्कुल बराबर। इसका मतलब जितना फोर्स ये वाला इस पर लगा रहा उतना ही फोर्स Q2 वाला Q1 पर लगा रहा। इसका मतलब दोनों एक दूसरे पर इक्वल फोर्स लगा रहे हैं। डायरेक्शन की बात करें तो इसने फोर्स लगाया राइट साइड, इसने इतना ही फोर्स लगाया लेफ्ट साइड। इसका मतलब दोनों फोर्स एक दूसरे के मैग्नीट्यूड में इक्वल और डायरेक्शन में अपोजिट है। इसका मतलब एक्शन रिएक्शन पेयर है। और याद रखें, ब्रह्मांड में वो सारे फोर्स जो एक दूसरे के एक्शन रिएक्शन फोर्स होते हैं वो सारे फोर्सेज रियल फोर्स कहलाते हैं। और जब तक रियल फोर्स की बात करेंगे, ध्यान दें, हर रियल फोर्स पर न्यूटन्स लॉज को वैलिड किया सकते, क्योंकि न्यूटन्स थर्ड लॉ को फॉलो करेंगे। सो न्यूटन्स लॉज आर वैलिड। इनमें न्यूटन्स लॉ का एप्लीकेशन किया जा सकता है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। ठीक, तो हम आपसे अगर छोटी छोटी बातचीत पूछना शुरू करें, अब देखिए लैंग्वेज फॉर्म में पढ़ लें। जरूरी है कि कूलम्स लॉ को हम लोग किताबों में किस तरीके से पढ़ते हैं। हम कहते हैं कि दो चार्ज पार्टिकल Q1 Q2 अगर एक दूसरे से R सेपरेशन पर रखें तो वो दोनों एक दूसरे पर इक्वल अपोजिट फोर्स लगाएंगे और फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा, कोई भी एक पढ़ लो, फोर्स का मैग्नीट्यूड होगा 1/4πε0 पे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस यानी Q1 Q2 अपॉन स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। यानी दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स उनके प्रोडक्ट के यानी मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इतनी बात ठीक। अब देखो इससे एक बात और क्लियर हो गई कि इस पर लगने वाला फोर्स यानी Q1 पर Q2 की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो एक्सटर्नल फोर्स है, बाहरी कैंडिडेट इस पर लगा रहा। Q2 पर Q1 की वजह से लगने वाला फोर्स भी एक्सटर्नल फोर्स है, कोई बाहरी कैंडिडेट लगा रहा। लेकिन अगर इन दोनों को थोड़ी देर के लिए हम कंबाइंड सोचें, कैसा सोचें, कंबाइंड सोचें, तो कंबाइंड सोचने का मतलब अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल मिलकर एक सिस्टम बना रहे हैं। ध्यान देना, इंडिविजुअल बट इट्स अ सिस्टम। तो सिस्टम के लिए ये जो फोर्स है यानी इसका इस पर रिपल्शन लगाना, इसका इस पर रिपल्शन लगाना, ये एक इंटरनल मामला है। कौन सा मामला? इंटरनल मामला। और इंटरनल फोर्स जहां लगेगा, इंटरनल फोर्स कभी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास को डिस्टर्ब नहीं करता।
यानी इमेजिन करो ये पॉइंट चार्ज पार्टिकल, तो जरूर इसका कुछ मास होगा, जरूर इसका कुछ मास होगा। क्यों मास होगा? लास्ट टाइम पे बोला था, बेसिक लेक्चर में बोला था कि जहां जहां चार्ज वहां वहां मास एसोसिएट जरूर होगा। इसका मतलब इन दोनों पॉइंट चार्जेस का कहीं सेंटर ऑफ मास होगा। और देखिए जरा, हम मान लीजिए यहां थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं यही इसका सेंटर ऑफ मास है। अब और बेसिक चलते हैं जरा, और बेसिक चलते हैं। न्यूटन का सेकंड लॉ आपके दिमाग में अगर जरा सा भी है तो जरा सा जोड़ डालो। न्यूटन का सेकंड लॉ कहता है until and unless an external force is applied, जब तक किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करोगे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास मोशन नहीं करेगा। इसका मतलब फोटो में दिखने वाला फोर्स, इसके लिए इसका फोर्स एक्सटर्नल, इसके लिए इसका फोर्स एक्सटर्नल, लेकिन दोनों को मिला के अगर सिस्टम मान लिया जाए तो ये एक इंटरनल रिपल्सिव फोर्स है, दोनों के बीच में काम कर रहा है। कोई बाहरी तीसरा आदमी नहीं आया और तीसरा आदमी नहीं आया, इसका मतलब सिस्टम के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। और जब तक एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा तब तक सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जहां रखा है वहीं रखा रहेगा, नो मूवमेंट। मीनिंग समझ पा रहे हैं? अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटीज चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटीज चलेगा। अब इसके छोटे छोटे पॉइंट्स हम लोग लिखेंगे। पहले इतनी बातें आप चाहें तो स्क्रीनशॉट के फॉर्म में ले लें, या आप चाहें तो इन बातों को आराम से बोर्ड पॉज करके नोट करते चलें, फिर हम इसके कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स लिख देते हैं। ध्यान दें, ये बातें बिल्कुल नई नहीं है। कूलम्स लॉ का स्टेटमेंट आपके सामने है। दो चार्ज पार्टिकल के बीच में लगने वाला इंटरेक्टिव फोर्स दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात हम लोगों ने ग्रेविटेशन में भी सीखी थी, बस चार्ज पार्टिकल की जगह मास था m1 m2 और डिस्टेंस की जगह r² एज इट इज था। कोई डाउट तो नहीं? चलिए इतनी बातें रफ कर दें। चलो तो अब ये रफ करने का सिस्टम है कि हम इसको भी फिलहाल रफ कर देना, फिर इसका केवल एक ब्रीफ डायग्राम बना करके, इतना इलैबोरेट नहीं करेंगे, ब्रीफ डायग्राम बना करके इसके कुछ वैलिड पॉइंट, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। चलिए, तो दो चार्ज पार्टिकल के बीच का जो इंटरेक्शन है वो दरअसल ये इसके प्रभाव को महसूस कर रहा है, ये इसके प्रभाव को महसूस कर रहा है। जो भी महसूस करना होगा वो फोर्स के फॉर्म में होगा, और फोर्स का प्रोडक्ट रिजल्ट आपके सामने है, F = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। चलते हैं भाई और आगे बात करते हैं। तो कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट को लिख लेंगे ना। स्टेटमेंट क्या निकला था? दो चार्ज पार्टिकल के बीच लगने वाला फोर्स दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चले भाई, आप चलो आइए और अगली बात करते हैं। अब कूलम्स लॉ के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। कूलम्स लॉ के इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले फोटो देख लें। चलो फोटो रिवाइज करो। कौन चार्ज पार्टिकल है साहब? Q1। इधर बोलिए कौन है? Q2। दोनों के बीच लगने वाला फोर्स, इस पे फोर्स कहां लगेगा? बाहर। इसकी वजह से इस पर फोर्स कहां लगेगा? बाहर। अट्रैक्शन की रिपल्शन, रिपल्शन क्यों? क्योंकि दोनों कैसे हैं? सेम टाइप। ध्यान से देखो तो इस पर लगने वाला फोर्स क्या होगा? F। नाम बोलो 2 नंबर पर ड्यू टू 1 नंबर। चलो बताओ, इस पर लगने वाला फोर्स कहां की तरफ होगा? पीछे की तरफ, लेफ्ट साइड। नाम क्या होगा? F1 ड्यू टू 2। ये भी वेक्टर फॉर्म। अब जरा बताओ, अगर किसी एक फोर्स, हाँ दोनों के बीच की सेपरेशन मान लीजिए कितनी रखी जाए? R को सेपरेशन पर रखें। चलो बताओ, F1 की वैल्यू क्या लिखोगे? 1/4πε0 प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस Q1 Q2, बीच की डिस्टेंस कितनी? R, उसका स्क्वायर। ये रहा 1 2 का वैल्यू। और जरा देखिए इधर बताइए, थोड़ा इनसर्किल कर दे ताकि आपके दिमाग में रहे कि ये पॉइंट चार्जेस रखें। चलो बताओ F12 की वैल्यू कितनी होगी? ये लिख दें 1/4π। क्या मैग्नीट्यूड सेम रहेगा? बिल्कुल सेम रहेगा। 1/4πε0। के का इस्तेमाल नहीं किया चूंकि बातचीत अभी भी एयर या वैक्यूम की हो रही है, जहां के यानी डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 लेके चलना है। सो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन r²। Q1 Q2 प्रोडक्ट अपॉन r²। सो इट्स Q1 इंटू Q2 अपॉन बीच की दूरी r²। ये रहा आपका दूसरा डब्बा। इज इट ओके? चलो भैया अब इनकी कुछ अच्छी अच्छी बातें छांट लेते हैं। पहली बात, इंडिविजुअल के लिए एक्सटर्नल है, लेकिन अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस की बात होती है, अगर सिस्टम ऑफ चार्जेस, तो फॉर छोटी छोटी बातें शॉर्टकट में लिख रहे हैं, ध्यान देना। फॉर सिस्टम ऑफ चार्जेस, इट इज इंटरनल। कैसा फोर्स है? इंटरनल। ये पहली बात। अच्छा, अगर इंटरनल फोर्स है यानी इस फोटो में कोई तीसरा आदमी नहीं जो एक्सटर्नल काम करे, और अगर इंटरनल फोर्स है तो सेंटर ऑफ मास विल सस्टेन इट्स पोजीशन। ये अपनी पोजीशन को क्या करेगा? सस्टेन करेगा। सस्टेन इट्स स्टेट, आई नॉट से पोजीशन, मतलब जिस अवस्था में है उस अवस्था में बना रहेगा। रेस्ट पे है, मान लीजिए सेंटर ऑफ मास है, ये रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन कर रहा है तो मोशन कर रहा है। मीनिंग समझिए,
अगर दोनों चार्ज पार्टिकल को ऐसे रखा तो रखते ही मान लो धक्का देने लगे, ये भगा ये भगा ये भगा ये भगा, ये दोनों भाग रहे हैं, दोनों एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं, लेकिन दोनों का सेंटर ऑफ मास कोई मूवमेंट नहीं करेगा। अगर ये सिस्टम रेस्ट पे, मान लो चल रहा, मान लो सिस्टम धक्का दिया, देखिए सिस्टम पहले चल रहा था, ये Q1 Q2 जा रहा है, अब जैसे रिपल्सन आएगा दोनों एक दूसरे से दूर जाते रहेंगे, सिस्टम चलता रहेगा, सेंटर ऑफ मास ये चलता रहेगा। तो सिस्टम ऑफ मास यानी सेंटर ऑफ मास विल सस्टेन इट्स स्टेट, सेंटर ऑफ मास जैसी अवस्था में वैसे रहेगा। अच्छा, सेंटर ऑफ मास स्टेट चेंज कब कर सकता है? जब इस सेंटर ऑफ मास पर कोई एक्सटर्नल फोर्स लगे, कोई तीसरा कंडक्टर है इस सिस्टम को ही धक्का दे दे। ठीक है भाई, तो न्यूटन-कूलम्ब्स लॉ के हिसाब से दोनों के बीच काम करने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन फोर्स सिस्टम के लिए कैसा फोर्स है? इंटरनल फोर्स है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास में कोई मूवमेंट नहीं होगा। डन। दूसरी बातचीत, दूसरी इंपॉर्टेंट बातचीत देखिए। अब दूसरी बातचीत कर लेते हैं। अच्छा, दूसरी बात क्या कह रही? हाँ, स्टेटमेंट दिमाग में रहेगा ना। चलो, अब दूसरी स्टेटमेंट क्या रहेगा? फोर्स प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ठीक, अब चलो, अब दूसरी बातचीत ये है हाँ, कि अगर टाइप ऑफ चार्जेस, बिल्कुल सिंपल सी बात है, अगर सेम टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल, सेम टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, सेम टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल्स हैं, सो सेम टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल हैं तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। और अगर अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल है, अपोजिट यानी सेम का मतलब प्लस प्लस रिपेल, माइनस माइनस रिपेल, प्लस माइनस अपोजिट टाइप हो गए, अपोजिट टाइप ऑफ चार्ज पार्टिकल विल अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। चलिए, दो बातें हो गई। और देखिए, और क्या मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, और क्या मिल सकता है, और क्या मिल सकता है। तो अब इस पर एक काम कर लेते हैं, दोनों पॉइंट हो गए, दिमाग में रहेंगे। अब देखिए तीसरा पॉइंट क्या मिल सकता है। एक और बात बताइए, अगर सिस्टम के लिए इंटरनल फोर्स है, सेंटर ऑफ मास अपनी ओरिजिनल स्टेट पर है, तो हम यही कह सकते हैं कि अगर ये रेस्ट पर है तो रेस्ट पर रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी चल रहा है तो कांस्टेंट वेलोसिटी पर रहेगा। ठीक, और जरा देखिए, एक बात और आप कह सकते हो, एक बात और कह सकते हो कि इस पर न्यूटन्स लॉ वैलिड होंगे, क्योंकि ये रियल फोर्स, हर एक्शन रिएक्शन, ध्यान दें, एक्शन रिएक्शन फोर्स रियल फोर्स में काउंट होगा। सो रियल फोर्स है, रियल फोर्स अगर, तो इस पर न्यूटन्स लॉ, ये बातें लिख चुके हैं लेकिन एक बार फिर से नोट्स के लिख दे रहे, न्यूटन्स लॉज आर वैलिड, इस पर न्यूटन्स के लॉज वैलिड। ठीक है भाई, कोई डाउट तो नहीं? अब जरा इसमें ये कोई खास लिखने वाली बात नहीं, आप ध्यान रख सकते हैं कि वेक्टर फॉर्म है, इधर वेक्टर फॉर्म लिखा, इधर वेक्टर नहीं लिखा, ध्यान दें, आप आर कैप लगा सकते हैं वेक्टर फॉर्म इंफॉर्मेशन के लिए। डन। चल, इतनी बातें नोट हो गई, और फिलहाल दो ही पॉइंट रखते हैं, फिर जैसे जैसे चीज़ें बढ़ती जाएंगी उनको हम पॉइंट वाइज करके लिखते चलेंगे। इसे आप स्क्रीनशॉट के फॉर्म में नोट कर सकते हैं और आगे चलते हैं। अब जरा देखिए, तो कूलम्ब्स लॉ का ये थोड़ा सा स्टेटमेंट, अब इसके सीखते हैं एप्लीकेशन और कुछ छोटे छोटे से न्यूमेरिकल्स। चलो, छोटे छोटे न्यूमेरिकल में शुरुआत करते हैं, बिल्कुल बच्चा लेवल से, बिल्कुल छोटे छोटे न्यूमेरिकल। तो उसमें सबसे पहले मैं कैलकुलेशन वाला न्यूमेरिकल ले लेते हैं कि मान लीजिए हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल्स हैं और चार्ज पार्टिकल के नाम पर हम छोटे छोटे चार्ज पार्टिकल शुरुआत करते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वी आर गोइंग टू टेक टू वेरी माइन्यूट चार्ज पार्टिकल, बहुत माइन्यूट चार्ज पार्टिकल। मान लीजिए एक चार्ज पार्टिकल ये, और इससे 1 मीटर के डिस्टेंस पर दूसरा चार्ज पार्टिकल लेने जा रहे हैं, दूसरा चार्ज पार्टिकल ये लिया। ठीक है भाई, चलो इस पर कैसा चार्ज पार्ट लिख लें, ये प्लस रखा, कितना प्लस रखा, अब सुनना, इस पर मान लीजिए हम लोग रख लेते हैं 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स। एक और बेसिक कैलकुलेशन सीखते चलेंगे, सवाल को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाते हैं, थोड़ा सा पेन का काम बढ़ाते हैं। दो चार्ज पार्टिकल एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस पर, एक पॉजिटिव है और मान लीजिए दूसरे वाले को हम कैसा कह दें, नेगेटिव। सेपरेशन कितनी है, 1 मीटर। 10⁻, जिसमें प्लस चार्ज है उसमें 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स आर टेकन आउट, इसमें से 10⁶ इलेक्ट्रॉन बाहर खींच लिए गए। अरे भाई इलेक्ट्रॉन चला गया तो नेगेटिविटी चली गई, नेगेटिविटी चली गई तो क्या बची, पॉजिटिविटी बची। ठीक, इसकी बात करें, इसमें 10⁶ इलेक्ट्रॉन्स, शॉर्ट में लिख दें, आर इन एक्सेस, इसमें 10⁶ इलेक्ट्रॉन अतिरिक्त मात्रा में, एक्स्ट्रा अमाउंट में। ठीक है भाई, चलो। अच्छा पहली बात बताओ, सबसे पहला छोटा सवाल, टाइप कैसा रहेगा, क्या एक्सपेक्ट करते हैं, टाइप ऑफ फोर्स कैसा होगा? अरे बड़ी सिंपल सी बातचीत है, चलो बताओ। सेम टाइप है कि अपोजिट टाइप चार्ज पार्टिकल है, अपोजिट टाइप, एक माइनस दूसरा प्लस, अट्रैक्शन की रिपल्शन, इसका मतलब अट्रैक्शन होगा, सो अट्रैक्शन होगा, पहली बात।
दूसरी बातचीत बताएं आपसे। अच्छा बताओ, दोनों के बीच जो इंटरेक्शन होगा उससे फोर्स लगेगा भाई, ये इसके इफेक्ट को महसूस करेगा, इसके इफेक्ट को महसूस करेगा, दोनों धक्का मारेंगे, अंदर की तरफ धक्का मारेंगे क्योंकि अपोजिट है, तो इस पर जो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ और इस पर भी जो फोर्स लगेगा इंटरेक्शन अंदर की तरफ। क्या दोनों पे सेम फोर्स लगेगा? बिल्कुल सेम फोर्स लगेगा, क्योंकि पेयर है, एक्शन रिएक्शन पेयर है, इंटरनल मामला है, तो सेम फोर्स लगेगा। यानी अगर ये इस पर 10 न्यूटन लगाएगा तो ये वाला भी इस पर 10 न्यूटन। तो दूसरी बात, अगर तुमसे कहें कि फोर्स मैग्नीट्यूड, फोर्स का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, तो आप कहेंगे फोर्स का मैग्नीट्यूड तो साहब दोनों में सेम होगा। डन। चलो मैं आपसे कह दूं कि अगर इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा और ये रेस्ट में, तो दोनों धक्का देने के बावजूद, अगर दोनों अट्रैक्ट होने के बाद अगर एक दूसरे करीब आएंगे, सेंटर ऑफ मास पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? सर ये इंटरनल फोर्स है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं, जहां है सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन सस्टेन करेगा, इन रेस्ट पर रहेगा। तो तीसरी बातचीत, अगर शुरुआत में सेंटर ऑफ मास रेस्ट पर है तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास विल स्टे इन कंडीशन ऑफ रेस्ट, ये रेस्ट की ही कंडीशन पर रहेगा। डन। अब चलो चौथी बातचीत, ईच ड्रॉपलेट पे चार्ज कितना है, क्योंकि बिना चार्ज जाने आप दोनों के बीच का इंटरेक्शन फोर्स नहीं निकाल सकते, पहले आपको बता दें। अच्छा बताओ, फोर्स निकालना तो करना क्या पड़ेगा? सिंपल सी बातचीत, कूलम्स फार्मूला 1/4 4πε0। एक और बात, मान लीजिए सिस्टम रखा है ये इन एयर रखा है, अगर एयर में है तो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ एयर कितना लेके चल सकते हैं? 1, याद रहेगा। तो एयर के लिए ले लिया, तो हमसे पूछे कि दोनों के बीच कितना इंटरेक्शन फोर्स है, दोनों के बीच जो फोर्स होगा F = 1/4πε0, पहले वाले का चार्ज Q1, दूसरे वाले का Q2, और बीच की दूरी कितनी? r² इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। इसका तो पता। अच्छा ये वैल्यू तो नोन है, ये तो हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया है। ये कितनी होती है? 9 × 10⁹। यहाँ K होता है, वो कहाँ गया? अरे K1, क्योंकि मामला कहाँ का? एयर का। ठीक, अब कौन बचा? Q1 Q2/r²। अब Q1 का मतलब पहले वाले का चार्ज, Q2 का मतलब दूसरे वाले का चार्ज। डिस्टेंस तो पता है, r = 1 मीटर रख देंगे, लेकिन दोनों के चार्ज अमाउंट पता नहीं है, आइए कैलकुलेट कर लेते हैं। अच्छा बताओ, अगर इलेक्ट्रॉन्स की इंफॉर्मेशन है तो इसके चार्ज की इंफॉर्मेशन मिल सकती है। पूछो कैसे? ये वाला Q2 मान लेते हैं, इस वाले को क्या यहाँ Q1 मान लें। सो Q1 = किसी बॉडी पर जो चार्ज है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन जैसे एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। अब अगर एक्सेस में इलेक्ट्रॉन है तभी तो नेगेटिव है, कितने एक्सेस में? 10⁶। सो Q = इलेक्ट्रॉन का इंटीग्रल मल्टीपल। Q = एनी सोचो तो इंटीग्रल मल्टीपल में n नंबर कितना है? 10⁶। अच्छा एक इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज कितना? 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा 1.6 × 10⁻19 में से 6 चले गए, 19 - 6, ये कितना बच्चा आएगा मेरा? -13 इन टर्म्स ऑफ कूलम। इधर Q2 बराबर कितना? क्या यहाँ भी Q = N इस्तेमाल कर सकते हैं? सो दूसरे पर चार्ज Q2 = 10⁶, फिर सेम रखोगे। इलेक्ट्रॉन की बेसिक चार्ज की बातचीत 1.6 × 10⁻⁻19, -19 में 6 निकालोगे 13 बचेगा, तो 1.6 × 10⁻⁻13 कूलम। दोनों का चार्ज अमाउंट पता चल गया, दोनों के बीच का गैप पता है, क्या फोर्स निकल आएगा? चलो बोलो कितना? F बराबर, वो बोलो 9 × 10⁻9। Q1 बोलिए, Q1 कितना? 1.6 × 10⁻13। दूसरा Q2 बोलो 1.6 × 10⁻13। बीच की सेपरेशन बोलिए 1 मीटर का स्क्वायर, इट्स 1 मीटर का स्क्वायर। ठीक, चलो भाई और चलो फटाफट कैलकुलेशन करते हैं। चलो भाई 1.6 × 1.6 × 9, पहले डिजिट्स को साइड में कर लो। 1.6 × 1.6 × 9 × 10⁻9, अब 10 की पावर कैलकुलेशन, 10 की पावर 9, 13 13 26। सो माइनस के 26 में प्लस का 9 ऐड कर दो। नीचे ध्यान से देखो तो 1 का स्क्वायर क्या 1 ही रह जाएगा, तो इसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ध्यान से देखिए, ये बन जाएगा 16 × 16, दैट मीन्स 2.56 मल्टीप्लाई बाई 9 × 10⁻। ये डिफरेंस कितना आ जाएगा? 26 - 9, आई थिंक ये डिफरेंस आ जाएगा, ये हो जाएगा 26 में से 9 निकालना है तो ये बच जाएगा -17 -17। ठीक। अच्छा जो फोर्स है, फोर्स की यूनिट सब कुछ SI में लिया है, मीनिंग समझिएगा, ये वैल्यू SI सिस्टम में, सिस्टम इंटरनेशनल या आपके MKS सिस्टम में भी यही वैल्यू आएगी। ये वैल्यू अपने स्टैंडर्ड SI सिस्टम में है, चार्ज का अमाउंट कूलम SI सिस्टम में, डिस्टेंस मीटर SI सिस्टम में, तो फोर्स भी SI सिस्टम में आएगा। फोर्स का SI यूनिट होता है न्यूटन। कैलकुलेशन एक स्टेप बचा है, क्या कर सकते हैं इसे? आइए इसे भी कर देते हैं, ये भी क्यों छूट जाए। सो 9 × 6 = 54, 4 लिखा
5 कैरी किया, ठीक है भाई। चलो 9 5 जा 45, 45 5 50, 0 5 कैरी किया, 9 2 जा 18, 18 5 23, सो 23, दो प्लेस के बाद डेसिमल इंटू 10 टू द पावर माइनस का 17, आंसर इन टर्म्स ऑफ न्यूटन। ये रहा आपके बीच फोर्स। तो दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। कितनी ताकत के साथ अट्रैक्ट करेंगे? 23.4 इंटू 10 टू पावर ऑफ -17, या आप लिख सकते हैं 2.304 10 टू पावर ऑफ -16। कोई डाउट तो नहीं? इतनी बातें बोर्ड को पॉज करके एग्जाम्पल की तरीके से आराम से नोट करते चलें, फिर हम करते हैं अगले सवालों का डिस्कशन। ठीक है भाई, चलो नोट करो फटाफट। ठीक है भाई, चलो अब जरा देखो क्वेश्चन को पढ़ते पढ़ते पूरा करते हैं, सुनना बहुत ध्यान से। कह रहे फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ सिस्टम, इस सिस्टम के इक्विलिब्रियम में, इन दोनों के लिए नहीं, सुनना भी, फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ द सिस्टम फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल Q। तीसरे चार्ज पार्टिकल Q का आप मैग्नीट्यूड बताइए, प्लेस्ड एग्जैक्टली बिटवीन Q एंड 4Q, जो कि Q और 4Q के ठीक बीच में रखा गया। थर्ड चार्ज पार्टिकल रहा साहब हमारा ये, जो कि Q और 4Q के ठीक बीच में रखा गया है। आपसे पूछ रहा है इस Q का मैग्नीट्यूड बताओ, कितना मैग्नीट्यूड होगा अगर इसको ठीक बीच में रख दिया जाए और किनारे किनारे वाला चार्ज पार्टिकल Q और 4Q दिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहे। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया? इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि इक्विलिब्रियम वर्ड डिफाइन ही है उस पोजीशन के लिए कि अगर F, ऐसा कह दें, F net on a particle or system is 0, the particle or system will be said to be in equilibrium। इक्विलिब्रियम के टाइप 3 है, स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। उसे अब आगे डिस्कस करेंगे अभी इसी लेक्चर में। लेकिन फिलहाल ये समझ लें कि नेट फोर्स जिस पर्टिकुलर कंडीशन पर 0 होगा, सिस्टम या पार्टिकल इक्विलिब्रियम में कहे जाएंगे। तो हमको पता क्या करना है कि सिस्टम अगर इक्विलिब्रियम में है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो Q और 4Q के बीच में इस Q का मैग्नीट्यूड कितना होना चाहिए ताकि ठीक बीचों बीच रखने पर सब कुछ ठहरा रहे, रुक जाए। अब सिंपल सी बातचीत, ऐसे सवालों के लिए देखिए, सिस्टम इक्विलिब्रियम मतलब इस पर नेट फोर्स 0, इस पर नेट फोर्स 0, इस पर नेट फोर्स 0। हम किसी एक पर ही 0 करेंगे, हम 3 बार कैलकुलेशन नहीं करेंगे। तो हम हमेशा टारगेट किया करेंगे किनारे वाले चार्ज पार्टिकल को। तो आइए काम करते हैं, इस चार्ज पार्टिकल पर F नेट फोर्स कितना लगा लें? 0। अगर इस पर F नेट 0 हुआ और पोजीशन कंडीशन निकाल के देख लेते हैं। एक्सपेरिमेंट हमेशा ऐसे ही करेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंटली क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम हमेशा किनारे वाले, चाहे इस पर ले लो चाहे इस पर ले लो, नेट फोर्स 0 किया करेंगे, और जैसे नेट फोर्स 0 होगा तो ये मान जाएंगे सिस्टम इक्विलिब्रियम। चाहे तो इसके लिए भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक, अब जरा देखो, अब जरा देखिए, F नेट 0 करना है तो F नेट 0 करने का मतलब इस पर लगने वाला फोर्स। अच्छा बताओ, ध्यान से सुनना कि ये चार्ज पार्टिकल कैसा है? पॉजिटिव, और ये वाला भी पॉजिटिव। तो प्लस प्लस रिपल्सन श्योर है बाहर की तरफ, तो इस पर एक फोर्स लगेगा बाहर की तरफ। ठीक, अच्छा ये वाला भी शक्ल से पॉजिटिव। सुनना, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल एंड, एक चीज और ऐड कर देते हैं, मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल। अब ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड और साइन दोनों गेस करो ताकि सिस्टम इक्विलिब्रियम ले। सिस्टम के इक्विलिब्रियम का मतलब इस पर 4 0, इस पर 4 0, इस पर 4 0। हम टारगेट किया करेंगे हमेशा किनारे वाले को, किनारे वाले पर F नेट कितना करना है? 0। अब बताओ जरा सर, इसकी वजह से इस पर रिपल्शन बाहर की तरफ, क्योंकि ये तो श्योर है ना, कैपिटल Q सेम कैटेगरी के हैं। इधर भी कुछ साइन नहीं मतलब प्लस, इधर भी कुछ साइन नहीं मतलब प्लस, तो प्लस प्लस रिपल्शन, धक्का लगा पीछे की तरफ। अच्छा, इसे कैसा होना चाहिए? अगर सोचो ये भी पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव पॉजिटिव धक्का धक्का फिर से इधर लगेगा। सोच के देखो, दो फोर्स, अगर दो वेक्टर फोर्स एक ही डायरेक्शन में लगेंगे तो कभी 0 नहीं पॉसिबल। इसका तो पता है, जरूर ये नेगेटिव होगा, असम्पशन है, अभी रिजल्ट आएगा, जरूर ये नेगेटिव होगा। इसकी वजह से कहां खींच रहा होगा? अंदर की तरफ। फिलहाल हमें कुछ नहीं पता, हम इसकी वजह से इस पर फोर्स और इसकी वजह से भी इस पर फोर्स अभी इधर मान के चलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अच्छा, इसे बोलो क्या बोला जाए? इसे F1 बोल दो। इसे बोलो क्या बोला जाए? F2। F1 कौन है? 4Q का Q पर फोर्स। F2 कौन है? स्मॉल q का Q पर फोर्स। ठीक है, और दोनों का नेट फोर्स मिला के कितना होना चाहिए? 0। चलो बताओ सबसे पहले F1 की वैल्यू, इन दोनों के बीच कितना फोर्स होगा? तो इन दोनों के बीच यानी F1 फोर्स हो जाएगा, इन दोनों के बीच कितना हो जाएगा? F2। दोनों फोर्स मिला जुला के कितना होना चाहिए? 0। अच्छा बताओ F1 की वैल्यू, तो कैपिटल Q 4Q के बीच की दूरी कितनी है? R। तो फोर्स कितना लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल Q, दूसरा Q, दोनों के बीच की सेपरेशन R² प्लस, अब बताओ F2 कौन है? इन दोनों के बीच का फोर्स। ध्यान से देखो तो ये कितना है? R। ये कहां रखा है? एग्जैक्टली बिटवीन रखा है, ठीक बीच में रखा है। तो अगर ये R है तो ये कितना हो जाएगा? R/2, बीचों बीच। अब देखना, F2 हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज कैपिटल Q, दूसरा
क्यू, अरे भाई इन दोनों के बीच का इंटरेक्शन देख रहे हैं, और बीच की डिस्टेंस कितनी है r/2 का होल स्क्वायर, तो r/2 का होल स्क्वायर, और नेट फोर्स F1 प्लस F2 मिलाकर के कितना करना है 0। जैसे 0 करोगे तो कुछ कॉमन नंबर हटाए जा सकते हैं, जैसे इसे कॉमन लेकर के, इसे कॉमन लेकर के, और भी कुछ है, यस, कैपिटल क्यू कोई एक उठा लो, कैपिटल कोई क्यू एक उठा लो, डन। और जरा धैर्य से देखिएगा, r/2 का स्क्वायर हो जाएगा r²/4, तो ये बनेगा r², और बाई 4 उछल के कहां पहुंच जाएगा, ऊपर। इतनी बात ठीक है, कोई डाउट तो नहीं, और धैर्य सुनते जाइएगा। अब जरा बताइए, अगर सब कुछ कैंसिल करके हम लोग किनारे ले चलें, तो जो कॉमन है उसे एलिमिनेट करते चलो, एलिमिनेट, ये सब उठा के भेज दिया 0 की तरफ, बचा क्या? हाँ, एक और बात, r² से r², ये भी कॉमन लेके 0 की तरफ, बचा क्या आपके पास, 4 कैपिटल Q, इसे अगर शिफ्ट करो, इज इक्वल टू -4 टाइम्स ऑफ स्मॉल q, 4 से 4 कैंसिल, तो q बराबर, यानी स्मॉल q बराबर कितना हो जाएगा, इसे इधर भेजो, स्मॉल q बराबर माइनस ऑफ कैपिटल Q। कुछ समझ में आया? क्या कुछ समझ में आया? स्मॉल q बराबर माइनस ऑफ कैपिटल Q। स्मॉल q कौन है? बीच में रखा हुआ चार्ज पार्टिकल, कितना आया, माइनस कैपिटल Q, माइनस ऑफ कैपिटल Q। माइनस ऑफ कैपिटल Q का मतलब हमने आपसे कहा था ना कि अगर ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हुआ तो ये तो पॉजिटिव दोनों मिल किसी धक्का कहाँ देंगे, उधर की तरफ, कभी जीरो होने की पॉसिबिलिटी नहीं, ये जरूर नेगेटिव होगा, नेगेटिव साइन भी आ रहा। इसका मतलब ये वैल्यू दरअसल किसके बराबर है, -q के बराबर है। तो -q ने इसे अट्रैक्ट करा, +4q ने धक्का दिया, दोनों का नेट फोर्स कैंसिल, 0 हो गया। डन। एनालिसिस बता दें आपको, और देखिए जरा मजे की बात, ध्यान से देखो, तो किनारे वाला कैपिटल Q है, किनारे वाला कैपिटल Q है, बीच में कौन रखा है, -q है, -q अभी निकाला। सबसे लास्ट में कौन रखा है चार्ज पार्टिकल, सबसे लास्ट वाला कौन है, 4q है। चलो, इसकी वजह, हमने इस पर डिस्कशन किया ना, इस पर F net 0 करके देख लेते हैं। इसकी वजह से इस पर धक्का कहां, अंदर, प्लस माइनस अट्रैक्शन। इसकी वजह से इस पर धक्का कहां, बाहर, दोनों का नेट धक्का 0। थोड़ा सा आराम सोचो, ये डिस्टेंस कितनी थी, r, ये डिस्टेंस कितनी थी, r/2। तो इस पर लगने वाला, उसकी वजह से फोर्स कितना होगा, धैर्य सुनना, इसकी वजह से इस पर फोर्स होगा, ये बाहर की तरफ जो लग रहा है, 1/4πε0 Q4Q, केवल एनालिसिस कर रहे हैं, सवाल सॉल्व हो गया, एनालिसिस करते चलो, Q4Q/r²। ये कहां की तरफ है, लेफ्ट साइड, इधर देखो राइट साइड, ये वाला इसे अट्रैक्ट कर रहा है, कितने से, 1/4πε0 कैपिटल Q माइनस कैपिटल Q अपॉन बीच की दूरी r/2 का स्क्वायर, दैट मीन्स r²/4। साइन हटा दो, ध्यान से देखो, दोनों मैग्नीट्यूड बराबर है, 1/4πε0 4QQ अपॉन r², 1/4πε0 4QQ अपॉन r²। बस फर्क क्या है, ये धक्का लेफ्ट साइड, ये वाला राइट साइड। डन। ऐसी एनालिसिस आप किसी के लिए भी कर सकते हो, और चाहो तो देख लो, और चाहो तो देख लो, क्या बाकी एनालिसिस कर लोगे? एक और आपको हम बता दें थोड़ी सी बात, इसके मामले में क्या कहना है, इस वाले ने इसे अट्रैक्ट करा होगा अपनी तरफ, यानी राइट साइड, इस वाले ने भी इसे अट्रैक्ट करा होगा अपनी तरफ, यानी लेफ्ट साइड। इन दोनों के बीच फोर्स कितना हो जाएगा, इन दोनों के बीच फोर्स हो जाएगा 4, निकाल के देखना, 1/4πε0 4QQ अपॉन r²। हमने r/2 का स्क्वायर पहले कर लिया, इन दोनों के बीच कितना हो जाएगा, 1/4πε0 फिर r/2 का स्क्वायर 4QQ अपॉन r² आएगा, यानी इस पर भी बराबर फोर्स, इस पर भी बराबर फोर्स, और अल्टीमेट इस पर कैलकुलेशन करोगे तो इस पर भी बराबर फोर्स। तो ये भी नेट फोर्स 0 महसूस कर रहा है, ये भी नेट फोर्स 0 महसूस कर रहा है, ये भी नेट फोर्स 0 महसूस कर रहा है। इसका मतलब हमने जो सोचा वो समझा एकदम सही। अगर 2-3 चार्ज पार्टिकल का सिस्टम दिया गया है और आपसे इक्विलिब्रियम डिस्कस करने के लिए कह रहा है, तो आप कॉर्नर वाले किसी चार्ज पार्टिकल को पकड़ करके उस पर F0 0 दिखा दीजिए। ध्यान रखें, इस पर फोर्स लगाने वाले पड़ोस के सारे कैंडिडेट का कैलकुलेशन करना है, यानी इस पर फोर्स पहले बीच वाले की वजह से, इस पर फोर्स किनारे वाले की वजह से, दोनों का कैलकुलेशन करना। आपको इसका साइन भी मिल जाएगा और मैग्नीट्यूड भी मिल जाएगा, कोई डाउट तो नहीं। इतनी बातें आप बोर्ड पॉज करके आराम से नोट कर लें, फिर करते हैं एक शानदार सवाल, जल्दी से नोट करिए। चलिए भाई, एक और सवाल सीखते हैं, बेहतरीन सवाल, छोटा, समझने के लिए, सीखने के लिए, प्रैक्टिस के लिए। कह रहा है, हाउ शुड द चार्ज पार्टिकल कैपिटल Q बी डिवाइडेड इन 2 पार्ट्स। कैपिटल Q को किस तरीके से 2 हिस्सों में डिवाइड करें, सो दैट 2 पार्ट्स व्हेन केप्ट एट सर्टेन डिस्टेंस में एक्सपीरियंस मैक्सिमम फोर्स, ताकि जो छोटे छोटे पार्ट्स बने 2, वो एक दूसरे से निश्चित दूरी पर रखे जाने पर, डन, मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस कर सके। इस चीज को एनालिसिस करने के लिए मान लीजिए आपके पास कोई 10 कूलम का चार्ज पार्टिकल है, ये रहा। अब कह रहा है इसके कैसे 2 पार्ट्स करूं, और इन दोनों पार्ट्स को, एक पार्ट को यहां,
ये रहा, और दूसरा पार्ट यहाँ ये रहा। इनको अगर किसी डिस्टेंस पर रख दिया जाए, सपोज r डिस्टेंस पर रख दिया जाए, तो ये दोनों चार्ज पार्टिकल मैक्सिमम फोर्स एक्सपीरियंस करें। मैक्सिमम फोर्स का मतलब क्या बनता है, देखना आप 10 कूलम के कैसे टुकड़े कर सकते हो। 1 कूलम 9 कूलम, 1 and 9, 1 + 9 = 10। 2 कूलम 8 कूलम, 3 कूलम 7 कूलम, 4 कूलम 6 कूलम, ऐसे करो ताकि ऐड करने से ना आए। 5 कूलम 5 कूलम, ऐसे तमाम सारे टुकड़े पॉसिबल है। कह रहा कौन सा टुकड़ा प्रेफरेबल होगा ताकि दोनों के बीच मैक्सिमम आंसर आए। बात समझ पा रहे हैं? अब जरा देखिए, अब इसी चीज को एनालिसिस करने के लिए एक काम करते हैं, सबसे पहले अपने सवाल को सॉल्व करते हैं, फिर इसको रिलेट करेंगे ग्रेविटी यानी ग्रेविटेशन वाले थोड़े से टॉपिक से, और एक और छोटा सा न्यूमेरिकल सीख लेंगे इसी बहाने हल्के हल्के में। हाउ शुड कैपिटल क्यू बी डिवाइडेड। तो एक काम करते हैं, मान लीजिए हमारे पास एक चार्ज पार्टिकल था कैपिटल क्यू, इसके 2 पार्ट्स करिए, 2 पार्ट्स करिए। अच्छा बताओ एक पार्ट कितना मान लें, क्या स्मॉल क्यू मान लें? इसमें से एक स्मॉल क्यू निकालिए, बचा कितना? कैपिटल क्यू में से स्मॉल क्यू निकल गया। कैपिटल क्यू में से जब स्मॉल क्यू एक टुकड़ा कर लोगे तो उसमें बचेगा कितना? कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू, 2 टुकड़े हो गए। अब इन दोनों टुकड़े को एक दूसरे से सर्टेन डिस्टेंस पे रख दो। मान लो कितनी डिस्टेंस पे रखा जाए? r। अच्छा बताओ, 2 नए चार्ज पार्टिकल, एक चार्ज पार्टिकल को तोड़ के 2 नए चार्ज पार्टिकल बनाए। ये चार्ज पार्टिकल और ये चार्ज पार्टिकल अगर एक दूसरे से r दूरी पर रखें, इनके बीच फोर्स कितना होगा? फोर्स का रिजल्ट पता है, फोर्स आया था F = हाँ जी 1/4πε0। पहला चार्ज Q, दूसरा चार्ज कैपिटल Q माइनस Q, दोनों के बीच की सेपरेशन r²। डन। अब सुनना, मैथमेटिक्स कहती है किसी भी चीज जो कि आप वेरिएबल फॉर्म में सोच रहे हैं, भाई Q पता तो है नहीं, जो नहीं पता, जो अननोन है वही वेरिएबल है। किसी भी वेरिएबल की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करो विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल और इक्वल टू 0 करो। इसे हम मैथमेटिकली स्लोप 0 कंडीशन भी कहते हैं। आप मान लीजिए कि आपके पास कोई फंक्शन है और ये फंक्शन x का है, fx = x² + 2x + 3, मान लीजिए ऐसा कोई फंक्शन है। सुनना केवल थोड़ी सी बात, अब हमसे कह रहा है इस फंक्शन की x की किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू होगी। तो एक काम करें, आप धैर्य रखें, सबसे पहले आप df/dx कर लें। यानी आप क्या कर रहे हैं, आप डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, क्योंकि वेरिएबल इसमें कौन है? x। इसे डिफरेंशिएट करो, = किसके कर दो? 0 के। डन। बिल्कुल बेसिक तरीका, बहुत डिटेल में नहीं जाना। अब सुनो, यही काम है। अरे फोर्स भी तो एक फंक्शन है, फोर्स भी तो एक मैथमेटिकल फंक्शन के फॉर्म में है, और इस मैथमेटिकल फंक्शन का वेरिएबल कौन है? ये। क्योंकि अगर ये बदल जाएगा तो ये भी बदल जाएगा, एक्सप्रेशन बदल जाएगा। समझ पा रहे हो ना? तो ये वेरिएबल, तो इसे डिफरेंशिएट करके बराबर 0 करो। अब डिफरेंट, सो df/dq। भैया कैपिटल Q तो पहले ही बोला गया है, जो बोल दिया गया वो कांस्टेंट है, जो हम सोच रहे हैं वो वेरिएबल है। तो इसमें से स्मॉल q निकाल दिया तो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। सो डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल को 0 करना है, = 0। इसी टेक्निक से चलेंगे। ऐसा करने से फंक्शन कब मैक्सिमम या मिनिमम होगा पता चल जाएगा। चलो पता करते हैं। तो d/dx df/dq, बहुत देर सुनना, बराबर ये नंबर कांस्टेंट, r² कांस्टेंट, सो 1/4πε0 r², ये सब कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन होगा किसका? अरे भाई इधर डिफरेंशिएशन किया यानी इधर d/dq किया, तो इधर भी तो d/dq करना पड़ेगा, दोनों तरफ करेंगे। इधर का मामला लिख दिया, इधर इस नंबर को, जो कांस्टेंट होते हैं वो डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन पार्टिसिपेट नहीं करते, इसे बाहर निकाल लिया। बचा कौन? d/dq ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ किसका? इस नंबर का। नंबर क्या है? स्मॉल q कैपिटल Q, अंदर मल्टीप्लाई करते चलो, स्मॉल q का होल स्क्वायर माइनस स्मॉल q का होल स्क्वायर। डन। ये बात दिमाग में रहेगी, इसे हटा दें, कैलकुलेशन के लिए स्पेस मिल जाएगा। चल अब जरा ध्यान देखो, df/dq को हमें किसके बराबर करना है? 0 के, तो बराबर 0। ध्यान से देखो, जो चीजें कैलकुलेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही उसे पहले उठाओ, डब्बे की तरह उठा के फेंक दो 0 की तरफ। अब बचा क्या मेरे पास? हमारे पास बचा df/dq कि मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू के लिए इसका डिफरेंशिएशन 0। अब केवल इसका डिफरेंशिएशन पर फोकस करोगे तो मैथमेटिकल लिखने का तरीका था। इसका डिफरेंशिएशन 0 करने का मतलब d/dq ऑफ q। सो d/dq ऑफ, ध्यान से देखो तो कैपिटल Q हमने पहले कहा कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है बाहर आ गया, q बचा dq, ठीक, माइनस q² का डिफरेंशिएशन आप याद दें, d/dx ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ मान लो d/dx ऑफ x² करें, याद होगा। सो d/dx ऑफ x² यानी x² फंक्शन का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, तो बनाते हैं पावर को कॉफिशिएंट और पावर रिड्यूस बाय 1, पावर 1 कम कर देते हैं,
2x बनेगा। अब उसी तरीके से इसका सोचो, वहां x स्क्वायर का x के रिस्पेक्ट में था, यहाँ q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन q के रिस्पेक्ट में, तो कितना बन जाएगा 2q। पावर को बनाए कोफिशिएंट और पावर 2 से 1 कम कर दो, रिड्यूस बाई d, डन, बराबर किसके 0। बेटा ये डिफरेंशिएशन हमने शायद एक स्टेप पहले कर दिया, इसे सुन लो, एक लाइन में सुन लो, dq बाई dq, dq बाई dq, डन। तो dq बाई dq मींस q की पावर 1 को कोफिशिएंट बनाओ, तो ये बन जाएगा 1, q की पावर 1 है उसे रिड्यूस बाई 1 करो, 1 माइनस 1 0, 1 1 है, q की पावर 0, एनी नंबर हैविंग पावर 0 इज 1, सो 1 into 1 दैट मींस 1। वैसे भी dq बाई dq 1 बन जाएगा, dx बाई dx 1 बन जाएगा, dy बाई dy 1 बन जाएगा, तो ये नंबर कितना बन जाएगा 1। तो रिजल्ट क्या आ गया, कैपिटल Q इंटू 1 माइनस ऑफ 2q इज इक्वल टू 0, डन। चलते जाओ बेटा, ये स्टेप एक बार ये से पहले डिफरेंशिएट कर दिया है ना, इसे एक स्टेप बाद किया है, सो कंफ्यूज ना हो, आओ जरा देखते चले, क्लियर है। सो df बाई dq फंक्शन कॉपी किया, कांस्टेंट हटाए, 0 के बराबर पहले भेज दिया, डिफरेंशिएशन इस नंबर का हुआ, तो इस नंबर में कांस्टेंट था, q का डिफरेंशिएशन 1 हो गया, q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2q हो गया बराबर 0। ध्यान से देखो तो अब 2q को उधर ले जाओ, q इंटू 1 यानी q को इधर रोक लो, तो ये बन जाएगा 2q उधर जाने के बाद इज इक्वल टू कैपिटल Q। सो q बराबर कितना बन जाएगा, कैपिटल Q बाई 2। क्या कहते हैं, इसका मतलब पता है, इस q के टुकड़े कैसे करोगे, इस q के टुकड़े करोगे, पहला टुकड़ा है q बाई 2, सोच के देखो अगर ये वाला टुकड़ा q बाई 2 है तो ये कितना बचेगा, q माइनस q बाई 2, यानी ये भी कितना बचेगा q बाई 2। अब जरा इसको और अच्छे से समझ लें, मान लीजिए आपसे सवाल पूछा जाए, फॉर एग्जाम्पल आपसे कहता है 10 कूलम, वही जो एग्जाम्पल के तौर पर समझ रहे थे हम लोग, कह रहा 10 कूलम के टुकड़े कैसे करें ताकि इन दोनों के बीच में सर्टेन डिस्टेंस पर रखने पर मैक्सिमम फोर्स लगे। तो इसके कई सारे टुकड़े हो सकते हैं, जैसे 1 कूलम 9 कूलम, और 2 कूलम 8 कूलम, 3 कूलम 7 कूलम, और बोलते जाओ 4 कूलम 6 कूलम, डन। एक और टुकड़ा हो सकता है 5 कूलम 5 कूलम। अब टुकड़े रिपीट होंगे, चाहो देख लो, यहाँ 6 आएगा, यहाँ 4 आएगा, वो पहले लिखा हुआ है, यहाँ फिर 3 आएगा, यहाँ 7 आएगा, यहाँ 3 आएगा, वो पहले लिखा हुआ है, तो ये टुकड़े पॉसिबल है। अब इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, मान लो स्पेयर की बात करें, हमने 10 कूलम के 2 टुकड़े करे, 1 कूलम 9 कूलम को दूरी पर रख दिया, इन दोनों के बीच जो फोर्स होगा वो फोर्स हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फोर्स का एक्सप्रेशन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर आएगा प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस और नीचे आएगा डिस्टेंस का स्क्वायर। ध्यान से देखो तो प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस जब करोगे, यानी ये नंबर तो हर कैलकुलेशन में इसमें भी आएगा, 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 एग्जांपल की तरफ समझना, तो ये नंबर तो कॉमन हटा दो। इसका मतलब ये प्रोपोर्शनलिटी किस बात पर डिपेंड है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस डिस्टेंस के स्क्वायर के, डिस्टेंस हर बार मान लो हम सेम ले रहे हैं, सेम ले रहे हैं, वही आर 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 आर, तो डिस्टेंस भी हटा दो। इसका मतलब फोर्स किस बात पर डिपेंड कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पर। अगर हम 10 कूलम के 2 टुकड़े करें और इनके बीच फोर्स चेक करें, तो फोर्स में जो कांस्टेंट्स थे, जो एक बार बार रिपीट हो रहे, तुमने हटा दिया, तो फोर्स की डिपेंडेंसी केवल बची प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस पर, तो 1 into 9 इज 9, एक फोर्स आएगा 9 के प्रोपोर्शन में, 8 2 16, 7 3 21, 6 4 24, और सबसे बड़ा नंबर आएगा 5 5 25। जितने नंबर बोले में सबसे बड़ा 5 5 25 है। मीनिंग क्या है, किसी चार्ज पार्टिकल को अगर आप इक्वली 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करोगे तो उन दोनों पेयर्स के बीच मैक्सिमम फोर्स लगेगा। ऐसा आपने ग्रेविटेशन में भी सीखा होगा, जब एक सवाल आता है कि किसी m मास को किस तरीके से 2 टुकड़ों में डिवाइड करें ताकि उसके दोनों टुकड़ों के बीच मैक्सिमम ग्रेविटेशनल फोर्स लगे, तो हम कहते थे m/2 आधे दिन बांट दो। ऐसा करने से जो पेयर बनेगा, एक बड़े पार्ट को तोड़ने जो पेयर बनेगा, वो बराबर पार्ट से अगर बनाओगे तो दोनों के बीच मैक्सिमम अट्रैक्शन या रिपल्सन एग्जिस्ट करेगा। इतनी बात ठीक है, आराम से इन सब बातों को पॉज करके नोट कर लें। सवाल सिखाने लायक था इसलिए सिखा दिया, इसे कंसेप्चुअली दिमाग में रखना। एक बात और रखनी है कि 2 चार्ज पार्टिकल के बीच होने वाला इंटरेक्शन फोर्स के फॉर्म में जो हो रहा था, वो फोर्स का फॉर्मूला एक फंक्शन दिखा। फंक्शन का मतलब कुछ वेरिएबल के साथ डीलिंग कर रहा था, और किसी भी फंक्शन के मैक्सिमम या मिनिमम होने के लिए उस फंक्शन की विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल, फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल का डिफरेंशिएशन 0 करना है। डिफरेंशिएशन बड़े सरल से, जैसे d/dx ऑफ x स्क्वायर क्या हो जाएगा 2x, डन। ये कैलकुलेशन आपके सामने है। दिमाग में ये भी कॉन्सेप्ट रखेंगे कि चार्ज पार्टिकल को आधा आधा बांट दोगे तो जो नए टुकड़े बनेंगे इनके बीच जो फोर्स बनेगा वो अलग अलग तरीके से लग सकता है। सबसे अच्छा फोर्स तब लगेगा जब टुकड़े आप बराबर करोगे। ठीक बात, इतनी बातें और बोर्ड पॉज करके इत्मीनान के साथ नोट करते चलें, फिर देखते हैं अगला सवाल। चलिए भाई एक और सवाल देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे पहले फोटो समझ ले, 3 चार्ज पार्टिकल इक्वल Q Q Q ट्रायंगुलर शेप में अरेंज है। ट्रायंगल की साइड्स बराबर है, यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल।
ट्रायंगल 3 कॉर्नर ABC। आपसे कह रहा फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट ए पर रखे चार्ज पार्टिकल पर नेट फोर्स बताइए, नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताइए। डन, चलो बहुत आसान। तो अच्छा भाई सबसे पहले देख लें कि इस पर कितने फोर्स लग रहे हैं, कितने फोर्स। तो इस पर ये वाला फोर्स लगाएगा, यानी ए पर रखे चार्ज पार्टिकल पर बी वाला लगाएगा। अच्छा ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो प्लस प्लस रिपल्शन बाहर की तरफ, तो एक धक्का बाहर की तरफ। अगर आपसे पूछे कोई कि कौन सा फोर्स, तो आप कहोगे फोर्स ऑन ए ड्यू टू बी। डन। और देखो ध्यान से, तो सी वाला भी तो इस पर धक्का लगा, ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये भी धक्का मारेगा ऊपर की तरफ ऐसे। फोर्स का नाम बोलो, फोर्स ऑन ए ड्यू टू सी। इतनी बात ठीक। अब जरा देखो, अच्छा ये जो फोर्स है, ये जो फोर्स है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कूलम के हिसाब से कितना होगा। चार्ज पार्टिकल का पेयर है क्यू क्यू, बीच की डिस्टेंस आर, तो इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स यहाँ साइड में लिख सकते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो सिस्टम वैक्यूम या एयर में है, ताकि k बराबर 1 लेके चलना है। 1/4 एप्सिलॉन नॉट, प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस क्यू क्यू और बीच की दूरी आर स्क्वायर। डन। इन दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा, यानी इस पर इसने कितना लगाया, इस पर इसने कितना लगाया, वो भी हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, k की जगह 1 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ध्यान से देखो दोनों फोर्स बराबर है। इस पर, इसकी वजह से इस पर फोर्स बाहर की तरफ इतना, इसकी वजह से इस पर फोर्स बाहर की तरफ इतना, दोनों फोर्स बराबर है। दोनों फोर्स बराबर, इसका मतलब दोनों फोर्स को एक जैसा लिखा जा सकता है, एफ या एफ। दोनों एफ एफ फोर्स लगा रहे हैं, जहां किसी एफ की वैल्यू ये लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इतनी बात ठीक। एक और बात देखिए, क्या ये वाला भी इस पर फोर्स लगा रहा होगा? बिल्कुल लगाएगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है, तो ये वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा, ये वाला भी इस पर फोर्स लगाएगा। लेकिन हमें किस पर कैलकुलेशन करना है? फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड एट ए, तो हम ए पर फोकस करेंगे। इस पर कितना फोर्स लग रहा है, इस बात पर फोकस करना है, ना कि ये औरों पर कितना लगा रहा। तो इस पर दो लोगों ने फोर्स लगाया, इसने लगाया ऊपर की तरफ, इसने लगाया अभी ऊपर की तरफ। ध्यान से देखो तो ट्रायंगल कैसा है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कैसा है? इक्विलेटरल। तो इसकी हर एंगल कितना होगा? 60 डिग्री। 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना? 60 डिग्री। क्या इसके वर्टिकली अपोजिट है? तो ये भी कितना? 60 डिग्री। दो फोर्स, दो वेक्टर क्वांटिटी, बहुत ध्यान सुनना, दो वेक्टर क्वांटिटी एक दूसरे से, एक किसी पॉइंट पर काम करने वाले दो वेक्टर एक दूसरे से 60 डिग्री पर इंक्लाइंड है, तो इनका क्या रिजल्टेंट 20 से जाएगा। यानी सिंपल सी बातचीत करें कि एक फोर्स ने इधर धक्का दिया, एक ने इधर धक्का दिया, ना ये इधर जाएगा ना इधर जाएगा, बल्कि इन दोनों के रिजल्टेंट की डायरेक्शन में बीचों बीच जाएगा। और रिजल्टेंट को मान लीजिए लिख लेते हैं एफ आर। एफ आर छोटा सा लिख दिया, इसे अब लिखना है। सो एफ रिजल्टेंट जो 20 से जाएगा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, हाँ जी, रिजल्टेंट बोलो कैसे लिखते हो? तो रिजल्टेंट का तरीका, किसी एक पॉइंट पर अगर ए वेक्टर बी वेक्टर काम करे तो रिजल्टेंट 20 से जाएगा। और कितना रिजल्टेंट होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। तो रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? पहले वेक्टर का स्क्वायर एफ स्क्वायर, दूसरे वेक्टर का स्क्वायर एफ स्क्वायर प्लस 2 इंटू पहला वेक्टर एफ, दूसरा एफ cos थीटा। थीटा कितना? दोनों के बीच एंगल 60 डिग्री। अच्छा बताओ cos 60 कितना? 1/2। cos 60 इज इक्वल टू 1/2। cos 60 वही जो sin 30। तो f रिजल्टेंट इज इक्वल टू, धैर्य सुनना, एफ स्क्वायर कितना हो गया? 2f स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया? 2f स्क्वायर। cos 60 कितना? 1/2। 2 से 2 कैंसिल, एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर कितना हो गया? 3f स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ये बना f रिजल्टेंट। सो f रिजल्टेंट बराबर f स्क्वायर को निकाल लो बाहर, 3 कहां फंस गया? रूट के अंदर। चलो कोई समस्या दिक्कत परेशानी? ये रहा एफ रिजल्टेंट। अब एफ रिजल्टेंट में चाहे तो आप किसी एक एफ के, अरे चाहे ये एफ रख लो चाहे ये, दोनों एक जैसे वैल्यू रख दीजिए। सो एफ रिजल्टेंट इज इक्वल, व्हाट इज एफ? एफ इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, क्यू मींस क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और √3। ये हमने एफ की वैल्यू रखी, ये √3 एज इट इज रिजल्ट से कॉपी कर दिया। डन। ये रहा इन दोनों के बीच, यानी ए और सी, बी और सी ने मिलकर के इस पर ऐसे फोर्स लगाए जिनका रिजल्टेंट ऊपर की तरफ आएगा। इक्वल वेक्टर्स हैं, दोनों के बीच 60 है, तो रिजल्टेंट ठीक बीचों बीच से जाएगा, यानी इधर से भी 30 इधर से भी 30 बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। और कितना रिजल्टेंट जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर इंटू √3। चाहे तो लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ, अगर सब कुछ एमके सिस्टम में, साई सिस्टम है, तो न्यूटन के टर्म्स में। डन। अब ऐसे ही हम दो की जगह, यानी दो चार्ज पार्टिकल की वजह से तीसरे पर लगाने वाला फोर्स निकाल सकते हैं। अच्छा एक और बात देख लीजिए कि मान लीजिए थोड़ी देर के लिए आपसे कह दे कि 3 चार्ज पार्टिकल की जगह
हम अगर चार चार्ज पार्टिकल रख लें, हम एक स्क्वायर शेप ले लें, एक रेक्टेंगल शेप ले लें और फिर किसी एक पर फोर्स पूछे, उसका भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो पहले इतनी बातें आप नोट कर लें और ध्यान दें, यही फोर्स का सुपरपोजिशन। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अभी पीछे आप पढ़ के आए कि एक ही पॉइंट पर अगर दो चार्ज पार्टिकल अपना इलेक्ट्रिक फील्ड इफेक्ट दिखाने लगे तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक उसी प्रकार इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अगर इस पर दो लोग लगा रहे हैं, ये भी लगा रहा है, ये भी लगा रहा है, तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स दोनों के फोर्स का वेक्टर रिजल्टेंट होगा। डन? इतनी बातें और नोट करो फटाफट, फिर आगे चलते हैं। चलिए, अभी डिस्कस किया 3 चार्ज पार्टिकल के लिए, अब आते हैं 4 चार्ज पार्टिकल के लिए। फटाफट खत्म करते हैं इसे भी। फाइंड एफ नेट ऑन चार्ज पार्टिकल कैपिटल क्यू प्लेस्ड एट सी। कैपिटल क्यू चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला नेट फोर्स पता करना है जो कि सी पर रखा है। ध्यान से देख लो, सारे चार्ज पार्टिकल कॉर्नर्स पर रखे हैं, शेप स्क्वायर है, ए साइड एक जैसी स्क्वायर शेप है। ये भी कहाँ रखा है? अच्छा, ये एंगल भी 90-90 शो किया, इसका मतलब कन्फर्म स्क्वायर है। कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू कैपिटल क्यू आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल्स हैं, सभी एक दूसरे पर धक्का मुक्की कर रहे हैं, इस पर धक्का, इस पर धक्का, लेकिन हमें पता किस पर करना है? हमें चार्ज पार्टिकल जो कि सी पर रखा है उसे फोर्स पता करना है। तो जिस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स पता करना है, इस पर लगने वाले सारे फोर्स देखो। अच्छा बताओ, डी वाले ने इस पर धक्का लगाया, ये भी प्लस ये भी प्लस, धक्का कहाँ की तरफ? इसकी वजह से इस पर धक्का, सी पर फोकस करना, धक्का कहाँ की तरफ? बाहर की तरफ। कितना धक्का? एफ। कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। मान लो सिस्टम एयर या वैक्यूम में है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस मींस क्यू क्यू। बीच की सेपरेशन कितनी? ए स्क्वायर। और दोनों बोलो, इन दोनों के बीच भी इसकी वजह से इस पर धक्का, ये भी क्यू प्लस ये भी क्यू प्लस 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 रिपल्शन ऊपर की तरफ। कितना धक्का लगेगा? एफ। एफ बराबर कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू, दूसरा कैपिटल क्यू अपॉन बीच की सेपरेशन का स्क्वायर, दैट मींस ए स्क्वायर। बोलो भाई, ध्यान से देखो, दोनों फोर्स बराबर है। अच्छा, किसी एक ही पॉइंट पर, वेक्टर्स लॉ कहता है किसी एक ही पॉइंट पर अगर दो आइडेंटिकल वेक्टर काम कर रहे हो, दो आइडेंटिकल वेक्टर काम करें, एक जैसे वेक्टर काम करें, तो इन दोनों का रिजल्टेंट बीच से होकर जाएगा, दैट मींस बीचों बीच से होकर जाए। आइडेंटिकल वेक्टर से ना, तो बीचों बीच। अरे भाई, ये वाला भारी होता, रिजल्टेंट इसकी साइड, ये वाला भारी होता, इसकी साइड, दोनों आइडेंटिकल, रिजल्टेंट बीचों बीच जाएगा। ध्यान से देखो, अगर ये स्क्वायर है, अगर ये स्क्वायर है तो ये एंगल 90, तो इसका वर्टिकल अपोजिट ये भी 90, तो ये एंगल 90, और 90 का ठीक आधा कितना हो जाएगा? 45। तो इधर से भी 45 पर, इधर से भी 45 पर, बीचों बीच रिजल्टेंट जाएगा। इस रिजल्टेंट का नाम रख दिया एफ रिजल्टेंट। एफ रिजल्टेंट पता करो कितना हो जाएगा? एफ रिजल्टेंट बराबर अंडर रूट, वही रिजल्टेंट वाला फार्मूला। अगर एक पॉइंट पर ए काम कर रहा, बी काम कर रहा, एंगल थीटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, बिल्कुल ऐसे बोलो, एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस, दोनों के बीच एंगल कितना? 90, कॉस 90, कॉस 90 कितना? 0। तो लास्ट वाला पूरा टर्म 0। एफ स्क्वायर 2f स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 2f स्क्वायर, एफ स्क्वायर कहाँ आएगा? बाहर, अंदर कौन बचेगा? √2। सो ये रिजल्टेंट आ गया एफ रूट। सो एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू एफ रूट। अब किसी एक एफ की वैल्यू उठा लो, अरे ये एफ बराबर है, तो रिजल्टेंट कितना आ गया? एफ रिजल्टेंट इज इक्वल टू, एक काम करते हैं, एफ रिजल्टेंट की वैल्यू सबसे लास्ट में रखें, क्योंकि भैया कैलकुलेशन बाकी है। सुनना क्यों? अरे भैया, इसने धक्का लगाया इधर, इसने लगाया इधर, 4 लोग का सिस्टम है, एक पर फोर्स 3 लोग लगाएंगे, एक चार्ज पार्टिकल पर बाकी तीनों फोर्स लगाएंगे, तो इनका कैलकुलेशन तो कर लिया, ये रह गया साहब, ये भी प्लस वो भी प्लस, ये भी उस पर धक्का लगाया, कहां की तरफ? बाहर की तरफ। अच्छा बताओ, ये लाइन डायगोनल के अलॉन्ग है, तो फोर्स अलॉन्ग ज्वाइनिंग लाइन लगेगा। कूलम्स लॉ का ये भी पॉइंट है, फोर्स will act in between charge particle along joining line। तो joining line के along का मतलब जो फोर्स है वो ऐसा लगेगा। इसे हम मान लेते हैं एफ डैश। अच्छा, एफ डैश कितना हो जाएगा? कोई कठिन बात नहीं, इन दोनों के बीच स्टडी कर रहे हो तो एफ डैश हो जाएगा, ध्यान से देखना, स्पेस थोड़ा कम है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज क्यू, दूसरा क्यू, पहला दूसरा दोनों क्यू, बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? तो ध्यान से देखो, स्क्वायर है तो ये साइड ए है, ये साइड ए है, ये एंगल 90 है, तो पाइथागोरस से देखोगे तो ये एंगल कितना आ जाएगा? ये साइड कितनी आ जाएगी? ये आ जाएगी ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, डायरेक्टली लिख सकते हो इसे a√2, डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर, इफ साइड आर ए देन इट इज a√2। डन? और अगर ये a√2 आएगा तो आप इसे लिख सकते हो a√2 का होल स्क्वायर। ये वाला फोर्स बाकी दो के बराबर नहीं है, ध्यान से देखना, तो एफ डैश अलग से लिखना पड़ेगा। ध्यान से अब सुनना, इसकी वजह से धक्का इधर, इसकी वजह से धक्का इधर, दोनों फोर्स एक जैसे, रिजल्टेंट कहां से? बीचों बीच से। कितने डिग्री पर? 45। ध्यान से देखो तो ये एंगल भी कितना? 90,
ये एंगल कितना 90, तो ये वाला ये अलोंग ज्वाइनिंग लाइन जो डायगोनल जा रही तो डायगोनल बेस से यानी साइड से कितना बनाएगी 45, यानी ये जो फोर्स करेगा ये भी 45 45 45, तो इधर भी कितना 45, यानी इन दोनों का रिजल्टेंट 20 से और इसकी वजह से धक्का भी 20 से, क्या दोनों धक्के बिल्कुल एक लाइन पर हो गए, यानी एफ डैश जो अभी भी निकाला और एफ का रिजल्टेंट f√2 ये दोनों सभी एक ही लाइन पर आ गए। इसका सारे सेम लाइन पर वेक्टर हैं, सेम लाइन 0 डिग्री पर वेक्टर हैं, डायरेक्ट ऐड कर दो, रिजल्टेंट होगा सबके एडिशन के बराबर। तो इन दोनों का रिजल्टेंट इन दोनों का रिजल्टेंट तो हम कैलकुलेट कर ही चुके हैं, जो कि इसके बराबर है, तीसरा एफ डैश बाकी है। अब हम लिखने जा रहे हैं फाइनल स्टेटमेंट, एफ नेट ऑन सी, यानी सी पर रखे चार्ज पार्टिकल पर फोर्स, दैट इज f√2, किसकी वजह से, इन दोनों की वजह से इनका रिजल्टेंट, प्लस एक और फोर्स अभी भी ताजा जाएगा, कितना एफ डैश, सबकी वैल्यू रखो, एफ कितना, एफ है कोई एक उठा लो 1/4πε0 क्यू क्यू मिलके क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर √2 प्लस एफ डैश कितना, एफ डैश 1/4πε0 क्यू स्क्वायर अपॉन a√2 का स्क्वायर, दैट इज a स्क्वायर इंटू 2। कुछ कॉमन होना क्या, ये एफ नेट है ऑन सी, सो एफ नेट ऑन सी इज इक्वल टू, कुछ कॉमन, यस 1/4πε0, और क्या कॉमन है a स्क्वायर, और क्या कॉमन है a स्क्वायर, डन, 1/4πε0 1/4πε0 a स्क्वायर क्यू स्क्वायर, बचा क्या, बचा है √2 प्लस ये √2 यहाँ बचा, ये 1/2 यहाँ बचा, ठीक है बेटा। सो ये रहा डिस्कशन, थोड़ा सा लेंदी, थोड़ा सा बड़ा, कैलकुलेशन के लिए बहुत मज़ेदार। फिर से थीम समझ लें, एक बार खुद से भी कर सकते हैं, एक बार समराइज कर दें। क्वेश्चन बड़ा था कि 4 चार्ज पार्टिकल का सिस्टम था, किसी एक पर नेट फोर्स निकालना था, किसी एक पर बाकी 3 लोग फोर्स लगा रहे थे, इसका फोर्स दोनों का रिजल्टेंट निकाल लिया, बीचों बीच से जाएगा। ये जो फोर्स है यानी दोनों का जो रिजल्टेंट है जो कि बीचों बीच से जा रहा, वो रिजल्टेंट प्लस इसकी वजह से धक्का यानी एफ डैश, सब एक ही लाइन पे काम करेंगे, सबको ऐड करना है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर तरीके से निकाला और इन दोनों के रिजल्टेंट यानी एफ रिजल्टेंट और एफ डैश दोनों एक ही लाइन पर थे, सबको उठा करके हमने क्या करा, ऐड कर दिया, रिजल्ट आपके सामने। ठीक है भाई, तो फिलहाल आज की डेट पर हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग कुछ सवाल सीखेंगे इक्विलिब्रियम के, यानी जब कभी चार्ज पार्टिकल के सिस्टम को थोड़ा बहुत डिस्प्लेस करा जाएगा, बीच में चार्ज पार्टिकल रखा जाएगा, तो वो चार्ज पार्टिकल रुकेगा या भागता चला जाएगा, स्टेबल रहेगा, अनस्टेबल रहेगा, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, अगर उसमें SHM यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन है तो भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए अच्छे से पढ़ते रहिए, सब चीज़ें जो इंपॉर्टेंट लग रही हैं उन्हें अपनी लैंग्वेज में भी नोट करते रहें। ठीक, चलिए।